किलागेट पर 20 दुकान और मकानों को ध्वस्त करने के बाद मौके पर पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जनता को मनाते नजर आए। 1.5 साल से निवेदन कर रहा हूं कि जिला प्रशासन के साथ मिलकर बीच का रास्ता निकालो। ग्वालियर के अधिवक्ता दिनेश सिंह राठौर ने अनेकों ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में वर्षों चलते रहते हैं, उन्हें चंद महीनों में ही अपनी अथक कोशिश से न्याय की तरफ अग्रसित किया। फिलहाल में वरिष्ठ अधिवक्ता ने एक ऐसा झूठा प्रकरण जिसमें पुलिस ने पॉस्को, अपहरण और 376 जैसी धाराओं में आरोपी बनाया, उसे कुछ महीनों के अंदर ही न्याय दिलवाकर आरोप मुक्त करवाया है। हमारे चैनल के विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आज ग्वालियर उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश सिंह राठौर से हमारे सह संपादक सुरजीत राजावत के साथ वार्ता देखें। नमस्कार, मैं सुरजीत राजावत आपका खास शख्सियत कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं और ऐसे समाज सेवी हैं साथ में, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से ऐसे कार्य किए, जिन्होंने अपनी खुद में एक पहचान बनाई है। साथ में ऐसे कार्य भी किए हैं, कार्य के साथ साथ वकील भी हैं, उसके साथ साथ ऐसे कई केसेस उन्होंने सॉर्ट आउट भी किए, जो कि पूर्व में अगर देखा जाए तो सालों इंतज़ार करना पड़ता था। आज हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों और कुछ महीनों में उनके द्वारा कई केस ऐसे सॉल्व किए गए। उसी के चलते हुए आज हम उनसे चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे, चूँकि कार्य ऐसे हैं कि जो सालों लंबे समय तक पेंडिंग पड़े रहते थे, आज कुछ महीनों में इन्होंने कार्य को पूर्ण किया है और कुछ लोगों को न्याय भी दिलाया है। और उनसे भी हम आपको चर्चा कराएंगे, उनसे भी आपकी रूबरू कराएंगे। साथ में हमारे साथ में दोनों जने बैठे हुए हैं, साथ में वकील साहब भी बैठे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे शुरुआत कैसे की और कहाँ से की और क्या नाम है। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम दिनेश सिंह राठौर, मैं हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। आज से कुछ माह पूर्व मुझे हमारे एक मित्र हैं, वो मुरारी को लेके आए। उन्होंने बताया कि एक निर्दोष व्यक्ति है, उनको गलत फंसाया गया। तो मैंने जब इनके प्रकरण का अवलोकन किया तो मैंने वाकई पाया कि ये निर्दोष है, उसको गलत फंसाया गया है, गरीब है। तो मैंने उसी दिन तय किया कि मैं इनके केस में पूरा जी जान लगाऊंगा, पूरा प्रयास करूंगा और मैं इनके केस को जल्दी से जल्दी जीतने का प्रयास करूंगा। तो मैंने न्यायालयीन प्रक्रिया के दौरान, जो एक साधारण भाषा में कहते हैं आरोप की प्रक्रिया होती है, उसमें आरोप तय होते हैं, तो मैंने कोशिश की कि मैं इनके केस को आरोप के स्टेज पे ही समाप्त करा सकूं, ताकि इनको एक लंबी न्यायालयीन प्रक्रिया जो बहुत खर्चीली होती है, लाखों रुपए जिसमें खर्च हो जाते हैं, बरसों इंतज़ार करना पड़ता है। तो मैंने प्रयास किया और न्यायालय को ये समझाने का प्रयास किया। न्यायालय ने हमारी बात को माना और ये हमने न्यायालय से यही कहा कि इन पे जो आरोप लगाए हैं वो निराधार है। इन्होंने तो एक सहयोग किया था, जो पुलिस की एक कार्रवाई होती है उसमें सहयोग किया पुलिस का, और पुलिस चूँकि सामने जो इनका विरोधी पक्ष था वो प्रभावशाली था, पैसे वाला था, तो प्रभावित थे पुलिस उससे। तो पुलिस ने इनके खिलाफ जो आरोप न्यायालय में पेश किए, हमने जो न्यायालय को जब समझाया तो न्यायालय ने हमारी बात पर सहमति जताई और इनके खिलाफ जो पॉस्को एक्ट है और 376 का जो और 363 जो अपहरण का केस होता है, उनको साबित नहीं माना। उनको प्राथमिक स्टेज आरोप पर ही इनको आरोप से मुक्त कर दिया और इनको दोष मुक्त कर दिया। जैसे सर देखा है हमने ज़्यादातर कि जब न्यायालय में बात पहुंच जाती है तो आदमी ये समझता है कि सालों साल हमारा ये यहाँ पर आना जाना और ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं आपसे पता चला कि क्या है कि जो आज के टाइम में एक कहावत बनी हुई है कि सफ़ेद कोट और काले कोट के चक्कर में अगर कोई फंस गया तो वो समझ लो उसका जीवन तर गया। तरने का मतलब है कि लंबे तक खिंच गया कहीं ना कहीं जाके। आज के समय में हम देख रहे हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर हैं और ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, और क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का आप भी हम भी सब लोग समझते हैं कि किस तरह से रहन सहन है और किस तरह से जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे में आपने इतनी जल्दी ये केस को सॉर्ट आउट किया, तो क्या शुरू में क्या दिक्कतें और क्या फेस करना पड़ा आपको? देखो, समाज में हर जगह अच्छे और बुरे लोग आज भी हैं, और जो ईमानदारी जिंदा है उसी से ये समाज और दुनिया जिंदा है। तो अच्छे लोग भी हैं। मैंने तो अपना एक प्रयास किया और मुझे लगा वाकई इस केस को पढ़ने के बाद मैंने ये पाया कि ये व्यक्ति वाकई निर्दोष है। तो मैंने थोड़ा प्रयास किया अपना, बकाया इनका भाग्य था, हमारी जो योग्यता थी, हमने कोर्ट को समझाने का प्रयास किया। खुशी इस बात की है
कि जज महोदया ने हमारी बात को समझा और इनको दोष मुक्त किया। शुरुआत में इनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई? एक बंटी लहरिया करके हमारे मित्र हैं जो हम पे बहुत विश्वास करते हैं, उन्हीं के माध्यम से आए थे और उन्हीं के माध्यम से हमारी इनसे मुलाकात हुई। तो क्या माने कब आपके पास केस आया और स्टार्टिंग में आपके सामने किन किन मुसीबतें मतलब आपके सामने आई, क्या प्रयास किए और उनके बाद कैसे आपको कितने समय लंबा समय लगा या शॉर्ट टाइम में आपने केस को हासिल किया? ये लगभग 2021 के सेकेंड और थर्ड मंथ में ये केस मेरे पास आया। तो मुसीबत तो इनको ज़्यादा वाकई थी क्योंकि इनकी पत्नी बहुत परेशान थी, बच्चे को इनको पहले से ही उसमें गलत रूप से फंसाया जा चुका था, तो ये भी बहुत परेशान थे। तो इनकी परेशानी को देखते हुए मैंने एक प्रण लिया था कि इनके केस को मैं यथाशक्ति कम से कम समय में कोर्ट से समाप्त कराने का प्रयास करूंगा। खुशी इस बात की है कि मैं अपने प्रयास में सफल हुआ। जैसे ये केस तो चूँकि आज के समय में देख रहे हैं आए दिन इस तरह की समस्याएं सामने करनी पड़ रही हैं और कई ऐसे निर्दोष लोग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दोषी होते हैं लेकिन निर्दोष सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे में इस तरह के जो केस हैं आपके पास जैसे आते हैं तो किन विचारों के साथ आप केस करते हैं? मैं कोशिश हमेशा यही करता हूं कि अपने पक्षकार के संग न्याय कर सकूं। केस में निर्दोष और दोषी साबित करना ये वकील का दायित्व ना होकर ये न्यायाधीश का दायित्व होता है। वकील को हमेशा अपने पक्षकार का एक जो डिफेंस होता है, जिसको हमारे भाषा में कहते हैं, वो न्यायालय के सामने रखना चाहिए और जो निर्दोष करने के बिंदु हैं और जो कानून है जिनसे मदद उन निर्दोष बिंदुओं को साबित करने में मिलती है वो न्यायालय को बताना चाहिए। और उम्मीद रहती है कि न्यायालय हमेशा न्याय करता है। परिस्थितियाँ और गवाह विपरीत हो सकते हैं लेकिन न्याय आज नहीं कल प्राप्त होता है। मैंने भी वही किया। बस मेरे केस में ये हुआ कि मुझे न्याय जल्दी मिला, इस बात की मुझे अधिक खुशी है। तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि आज के समय में जो प्रशासन में जो लचीलता बनी हुई है किसी कारण से, तो उसके कारण से भी इस तरह के कई केसेस सामने आते हैं इस तरह के लिए, तो इनको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस संदर्भ में यही कहना चाहूँगा कि जैसे ही कोई पुलिस के पास कोई व्यक्ति केस लेके जाए तो पुलिस का दायित्व तो ये बनता है कि वो उसी समय सामने वाले को दोषी न माने और उसकी निष्पक्षता से जांच करे। लेकिन अक्सर ये होता है कि पुलिस फरियादी पक्ष को ही मान के और एक आरोपी का पक्ष नहीं लेती। उसका परिणाम ये होता है कि वो व्यक्ति सालों बरसों न्यायालय के ठोकरे खाता रहता, पैसों से बर्बाद होता है, आर्थिक मानसिक शारीरिक रूप से भी वो परेशान होता है। तो पुलिस का ये दायित्व तो होना चाहिए कि निष्पक्ष जांच करे और यदि केस झूठा है तो ऐसे झूठी रिपोर्ट करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई करे ताकि समाज में एक संदेश जाए कि कोई किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी कार्रवाई करने की हिम्मत न जुटा सके। जैसे जब हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके सहयोगी भी होते हैं जिनके सहयोग से सारे काम होते हैं, चूँकि आज के समय में हम समझ रहे हैं कि कोई भी काम अकेले करना मुश्किल नहीं है। तो क्या लगता है जैसे आपके जो भी सहयोगी रहे उनके किस तरह की भूमिका रही होगी? इस कार्य में हमारे सहयोगी दीपक सिंह परमार, अंकित भार्गव, अखंड प्रताप सिंह, इन्होंने बहुत अच्छा योगदान किया। ये जब मैं इनको फाइल पढ़ने को देता था और इनसे कहता था इस फाइल में देखो कुछ ऐसा मिले कि अपन पक्षकार के साथ जल्दी न्याय कर सके, तो मुझे इस बात की खुशी है कि तीनों व्यक्तियों ने बहुत मेहनत की और मेरा भरपूर सहयोग किया। यदि ये मेरा इतना सहयोग नहीं करते तो संभव नहीं था कि इस लड़ाई को इतनी जल्दी मैं ख़त्म कर सकता था। क्योंकि आप वरिष्ठ हैं और काफ़ी समय आप कानूनी प्रक्रिया में हो गए हैं, आज कहीं ना कहीं जाके आपके जो नीचे हैं कह सकते हैं जूनियर भी हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं कि आप जैसे बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या शब्द कहना चाहेंगे? मैं उनको एक ही संदेश देना चाहता हूँ, कड़ी मेहनत करें, मेहनत से जीना चुराएं, सफलता उनको ज़रूर मिलेगी। वक्त का इंतज़ार करें, सफल वो ज़रूर होंगे। क्योंकि मेहनत का जो व्यक्ति होता है वो ज़्यादा दिन तक परिणाम से महरूम नहीं होता है। परिणाम से मतलब है लाभ और लाभ से मतलब है मेहनत, और लाभ आपको जब ही मिलेगा जब आप किसी पक्षकार का ईमानदारी से काम करेंगे, मेहनत करेंगे। मेहनत के बिना आप परिणाम नहीं ला सकते। तो मैं अपने अधीनस्थ जो हैं, दीपक हैं, अंकित हैं, अखंड हैं, इनसे यही अनुरोध करूँगा कि ये जी जान से जैसी अभी मेहनत कर रहे हैं ऐसी भविष्य में मेहनत करते रहे। और मुझे पूरा यकीन है कि सफल होंगे। उनका भविष्य बहुत सुनहरा है और बहुत काबिल हैं। मुझे पूरा इन पर फ़ख्र है। जिस तरह से हमारा ये भरपूर सहयोग करते हैं, इस तरह मुझे पूरा यकीन है कि इसी तरह ये मेहनत करते रहे तो भविष्य में ये बहुत अच्छे अधिवक्ता बन के निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह के केसेस हैं और जैसा कि वकील साहब ने बताया कि
जो युवा पीढ़ी है वर्तमान में निकल के आई है, तो वो कहीं न कहीं जाके और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। साथ में हमारे उनके सहयोगी हैं, जूनियर हैं हमारे साथ दीपक परमार, तो उनसे भी हम चर्चा करेंगे चूँकि इस केस में जो उनकी भूमिका रही बहुत सराहनीय रही। साथ में जब गुरु का शिष्य के ऊपर एक आशीर्वाद रहता है तो वो कार्य कहीं न कहीं जाके अलग ही एक दिशा में कार्य करते हैं और वो एक नया उमंग लेके सामने आते हैं। तो हमारे साथ में दीपक परमार जी भी हैं, उनके जूनियर हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें दीपक जी के बारे में बताई, तो उनसे भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो उनके चूँकि केस में इनकी भी कहीं ना कहीं भूमिका रही है जिसकी वजह से। तो दीपक जी, पहले तो आपसे हम जानना चाहेंगे आपका नाम और पता और क्या करते हैं। मैं दीपक सिंह परमार मेरा नाम है। विधि व्यवसाय का मेरा काम है। गुले के मंदिर पर निवास है। इस केस में देखा जाए तो सर की अहम भूमिका है। उन्होंने इतना मार्गदर्शन दिया, उनसे हम आधी रात को भी फ़ोन लगाकर अगर पूछते हैं तो वो हमें मार्गदर्शन देते हैं। किसी चीज़ में कोई जैसे जजमेंट वगैरह है, सुप्रीम कोर्ट के लॉस हैं, जैसे हमें कुछ नहीं आता तो सर हर चीज़ में मदद करते हैं। सबसे अच्छी बात है सर के साथ से ही सर ने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। तो जैसे आज केस मिला है, कहीं ना कहीं सफलता मिली है आपको। इससे पूर्व में भी आपको कई केस मिले होंगे, लेकिन मैं अगर समझूँ तो इतनी जल्दी केस में अपने पक्ष में जवाब आना तो कहीं ना कहीं एक सराहनीय पहल होती है। और जैसा कि वकील साहब ने बताया है तो ये केस और भी रहे होंगे, लेकिन इस केस में आपने क्या देखा और कैसे फील किया? इसमें जो अभियुक्त बनाए गए थे मुरारी जी को, उनको देखकर ऐसा लगता था उन्होंने बिल्कुल भी कोई अपराध नहीं किया है। और उनके साथ जो थाने में उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ, जैसा कि उनने बताया कि मुझसे पैसे वगैरह भी लिए गए थाने में और काफ़ी चीज़ें उनने बताई, तो मुझे गलत लगा। और मुझे लगा कि इस केस में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा है, लूप होल्स हैं जो पुलिस ने छोड़े हैं, उनको हमें पकड़ के न्यायालय में उसको रखना चाहिए। और सर के मार्गदर्शन से हमने उस चीज़ को रखा न्यायालय में और न्यायालय ने वह बात हमारी मानी और आज उसका परिणाम ये है कि बहुत जल्दी उनको आज न्याय प्राप्त हुआ है। तो पूर्व में भी कहीं ना कहीं आप सामाजिक कार्यों में गतिविधि निभाते रहे, तो ये भी एक कहीं ना कहीं जाके ऐसे लोगों के प्रति आपने सक्रियता दिखाई जो कि कहीं ना कहीं जाके वकीलों के अंतर्गत मैंने जो एक चीज़ नोटिस करी है, चूँकि कहना नहीं चाहिए पर कहीं ना कहीं ये केस जो होते हैं वो थोड़े से लंबे खिंचे आते हैं किसी कारणवश, जो भी रिमोट है, लेकिन फिर भी आपने इतने शॉर्ट टाइम में उनको आज ये सफलता दिलाई। तो क्या विचार रखे आपने ये सर किया? देखो, केस आता है हमारे पास तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमें न्याय कैसे दिलाना है अपने क्लाइंट को। अगर कोई पक्षकार आता है तो बहुत उम्मीद लेकर हमारे पास आता है और वो सब कुछ हमें भगवान समझता है, हमें भगवान का दर्जा देता है सबसे बड़ी बात। तो इसको देखते हुए हमें सभी अधिवक्ताओं से एक ही चीज़ की उम्मीद रखना चाहिए कि सभी अधिवक्ताओं को ईमानदार होना चाहिए और अपने कर्तव्य का बिल्कुल निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए, क्योंकि उनका विश्वास हमारे ऊपर अटूट रहता है। अगर आज हम उनके प्रति कुछ गलत करेंगे तो उनके साथ भी गलत होगा और कहीं ना कहीं ये न्याय नहीं होगा उनके साथ। और वो हमें चूँकि भगवान मानते हैं तो उस भगवान के पद पर रहना भी हमारे लिए गलत होगा। कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आज के समय में कई युवा पीढ़ी धीमे धीमे LLB की तरफ अग्रसित है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि कुछ ही चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम आवाज़ उठा सकते हैं या आम जन का सहयोगी बन सकते हैं। तो ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहिए? जो आज की युवा पीढ़ी निकल कर आ रही है वो बहुत ही टैलेंटेड है। जैसे उनकी इंग्लिश मीडियम है और जैसे उनकी रीडिंग करने की स्टडी है और भी काफ़ी चीज़ें। आज डिजिटलाइजेशन में हम देख रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है बहुत ही अपने आप को आगे रख रही है और आगे आने वाला टाइम यही है। और मोस्टली केसेस ऐसे आएंगे जो हम आगे देखेंगे कि जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आ रही है और जल्दी से जल्दी उस चीज़ को समझ रही है कि ज़्यादा लंबे वक्त को और ज़्यादा लंबे केस को चलाना गलत है और जितना जल्दी हो सके उसको सॉर्ट आउट किया जाए। तो जैसे कि कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश भी हो चुके हैं, कुछ केसेस में बहुत जल्दी शॉर्ट के आदेश दे दिए हैं कि जल्द से जल्द उनको निपटाया जाए, क्योंकि लाखों फाइल्स जो है पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो आज देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कई ऐसे केसेस हमारे सामने हुए जो 6-6 महीने में उनके फेवर में केस आए। कुछ लोग जो गलत थे उनको आज सज़ा भी हुई है, कुछ लोग जेल में भी है। तो क्या लगता है जैसे जो आदेश हुए तो कहीं ना कहीं जाके वो उनका क्या लाभ पड़ेगा? सबसे अच्छी बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये आदेश किया गया जो 5 साल पुराने केसेस हैं उनको जितना जल्दी हो सके उनकी सुनवाई की जाए, क्योंकि वो अपने न्याय से वंचित हो जाते हैं। और अगर वो लंबा जितना केस खिंचता है तो कई बार देखा है कि जो पक्षकार बेचारा केस लेकर आता है उसकी मृत्यु हो जाती है और वो न्याय पाने से वंचित हो जाता है। और जिसमें वास्तविक जो अभियुक्त है उसको वो उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट उसको मिल जाता है और वह बरी हो जाता है।
इसलिए आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 साल पुराने पेंडिंग केसेस को जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास किया, वो बहुत ही सराहनीय है। एक घटना ऐसी है जिसमें एक बेकसूर व्यक्ति को फंसाया गया, थाना मुरार क्षेत्र की घटना है, और आज हमारे साथ में वो बैठे हुए हैं और उनसे हम जानेंगे कि क्या समस्या थी जिसकी वजह से उन पे एक झूठे मुकदमे दर्ज करा दिया गया और उनको किस तरह से पुलिस से लेके और आम जन का किस तरह से सामना करना पड़ा। चूँकि केस ऐसा है कि अगर किसी पे लग जाए तो उससे उस व्यक्ति को अपने अंदर गिल्टी तो होती है, उसके साथ साथ समाज में जो चेहरा आता है वो थोड़ा बहुत नेगेटिविटी के देखा जाता है। तो हम उनसे चर्चा करेंगे क्या नाम है, कहाँ रहते हैं और किस तरह से उन्होंने आज हमारे साथ में बैठे हैं। तो क्या नाम है आपका? मुरारी लाल परियार है मेरा नाम। पारसन गांव का रहने वाला हूँ। मुरार में मुरार का केस। तो क्या घटना घटी थी कि जिसकी वजह से पुलिस आपको ले गई और आपको जेल की शक्ल भी देखनी पड़ी? मैं बचपन से ही बहुत ऐसा समाजी आदमी रहा हूँ। तो क्या बच्चे को कुछ केस हो गया था बच्चों का, उसमें मुझे झूठा फंसा दिया, जबकि मेरा उसमें कोई रोल नहीं था। मैं तो गांव में अपने खेती बाड़ी करता हूँ, पानी दे रहा था गांव में। अचानक मेरे पास फ़ोन आया, बोले ऐसे तुम्हारे लड़का गलत है और तुम थाने आ जाओ। तो मैं थाने चला गया, मेरे बच्चे को फंसा दिया झूठा। उसके बाद 1 महीने बाद मुझे भी फंसा दिया उनने। बोले इनके पिताजी का भी इसमें हाथ है, लेकिन मेरा कोई उसमें हाथ नहीं था। मैं तो जो अपना मेरा फ़र्ज़ था वो मैंने सच्चाई का अपने जो फ़र्ज़ था बच्चे के लिए वो मैंने अपने किया। लेकिन मुझे उन्हें झूठा केस, पुलिस की मदद से, उनके पास पैसा था, मैं किसान आदमी हूँ, उन्होंने पैसे के बल से मुझे झूठा फंसा दिया और जेल भिजवा दिया। मुझे जेल में कैसी समस्याएं होती हैं वो तो सबको पता ही है। बड़ी तकलीफ़ों के साथ फिर मैं बाहर आया, लेकिन मेरे वकील साहब ऐसे, भगवान की कुछ मर्ज़ी थी, ऐसे वकील साहब बढ़िया मिल गए मुझे कि उन्होंने भरपूर मेरी मदद की। तो वकील साहब आपको मिले, क्या नाम था उन वकील साहब? दिनेश सिंह राठौर वकील साहब थे। मेरे ये बंटी लाहरिया है, गदाईपुरा कांटे पर ही उनका मकान, उन्होंने इनसे मिलवाया था। मैं इनसे जब से जुड़ा हूँ मेरी सारी समस्याओं का हल हो गया, मुझे कोई समस्या नहीं आई। वकील साहब ने ही सारा केस लड़ा है, उन्होंने कम से कम 1 साल भी नहीं होने दिया। इतना बड़ा केस था, 366, बहुत सी धाराएं मेरे ऊपर लगा दी झूठी, ना कि कोई सबूत नहीं उनके पास, झूठी लगाई। लेकिन वकील साहब ने 1 साल के अंदर ही सारा केस ने तैयारी करके सारे केस से अपने बरी करा दिया मुझे। तो केस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और कौन लोग थे जिन्होंने आपके ऊपर इस तरह की घटना को अंजाम दिया? ये भिंड के कोई धीर सिंह भदौरिया नाम है उनका, उन्होंने अपने केस लगा दिया था मुझे। मतलब झूठा केस लगा दिया। हाँ। तो पुलिस आपको किस तरह से ले गई और क्या किया आपके साथ, वो थोड़ा सा बताएंगे? वो क्या हुआ कि बच्चा बच्ची का चले गए थे दोनों अपनी मर्ज़ी से। इसमें मुझे पता भी नहीं था कहाँ गए हैं, नहीं तो मैं बता ही देता। उन्होंने बोला ये तुम्हारी मर्ज़ी से गए हैं, ऐसा झूठा केस लगा दिया मेरे पर और तुमने ही सारा रोल किया है। लेकिन बच्चा बच्ची अपने ही, जैसे पता लगा मुझे, मैंने बच्चा बच्ची को लाके थाने में ही हाजिर कर दिया। और उनका लौट के कहना ये हुआ कि तुम्हारी मर्ज़ी से गए थे। मैंने कहा अगर मेरी मर्ज़ी से तो मैं थाने क्यों ले जाता और कहीं से कुछ करता, लेकिन मैंने अपने कानून पे भरोसा रखा। जब मैं सही किया है तो मुझे कानून का भरोसा था और मैंने उनको कुछ कहीं भरोसा करके उनके इंसाफ दिलवाया। तो जैसे आपको पुलिस ले गई, तो वहाँ पर क्या आपके साथ मारपीट वगैरह की या पैसों की डिमांड की, या आपको तत्काल छोड़ दिया गया या आपको डायरेक्ट जेल भेज दिया गया? इस थाने में मुझे बुलाया पुलिस ने, तो 1 महीने बाद पुलिस ने बुलाया, बोले विकास के कागज़ लेके थाने में आ जाओ। तो मैं कागज़ लेके गया, कागज़ तो उनने अलग रख दिए, बोले तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। मैंने कि जेल, मैंने कसूर क्या है मेरा, क्यों जाऊं मैं जेल, मैंने तो कुछ क्या गलत काम किया है मैंने? बोले नहीं, उसने तुम्हारे ऊपर केस लगाया है, तुम्हारे खिलाफ़ FIR है और आपको जेल तो जाना ही पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से विनती की तो फिर पैसे मांगने लगे। उन्होंने पैसे मांगे तब 5,000 रुपये मेरे से ले लिए और मुझे वहाँ से छोड़ दिया। उसके बाद 1 महीने बाद मुझे फिर पकड़ने आ गए मुझे
फिर मेरा पुलिस से विश्वास हट गया। मैंने कि ये तो पैसे लेते हैं और भरोसा भी नहीं है इनका। फिर मैं सीधा वकील साहब से मिलके कोर्ट में से हाजिर हुआ। उसके बाद कोर्ट ने मेरे को जेल भेजा, लेकिन वो पुलिस वाले फिर मेरे को थाने ले गए, जबकि जेल के लिए ऑर्डर था। लेकिन शाम को थाने ले गए, रात भर मुझे लॉकअप में रखा, थाने में रखा, खाना पीना कुछ नहीं, और सुबह 6 बजे ही उधर से थाने से लेके जेल में ला के कर दिया, जबकि थाने में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कोर्ट ने जेल के लिए भेजा था। तब मैंने वकील साहब से बोल के उनके तो थाने में जब आपको ले जाया गया तो कोई मारपीट वगैरह उस समय आपसे की या आपको प्रताड़ित किया, कुछ ऐसा? गाली गलौज कर रहे थे, गाली दे रहे थे, माँ बहन की, बच्चों को भी गाली दे, घर वालों को भी गाली दे रहे थे। तेरा ये कर देंगे, तुम यहाँ से अपना मकान खाली करके चले जाओ, यहाँ रहने नहीं देंगे। उसको भी बुला लिया, भदौरिया को, जबकि विरोधी पक्ष को बुलाना नहीं चाहिए। मेरे पे जो कार्रवाई आप कर ही रहे हो उसको बुला के उसके द्वारा गाली दिलवाई मुझे, और उसने भी बोला आपको यहाँ रहने नहीं दूंगा और यहाँ से आप खाली करके मकान छोड़ के चले जाओ। मेरा मकान है इधर बालाजीपुरम में, उसका मकान उसके थोड़ी दूर ही मेरा मकान है। लेकिन जब से ये केस हुआ है मुझे वहाँ पे रहने नहीं दे रहे। एक बार तो मेरे घर पे रात को चोरी भी हो गई, लेकिन मुझे शक है कि उनके और कोई मेरा दुश्मन नहीं है। मुझे शंका है कि उसी के घर उसमें चीज़ वत रखी थी, जेवर थे, पैसे भी थे थोड़े बहुत। सारा बकस टूटा पड़ा था, सामान बिखरा पड़ा था। मैंने रिपोर्ट करने उसी थाने में गया तो मेरी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। तो आपको जैसे शक है कि उन्होंने चोरी करवा सकते हैं, हाँ। या आपके संग आगे भी किसी प्रकार की घटना घट सकती है, तो इसके संबंध में आपने किसी वरिष्ठ अधिकारी से चर्चा की या कोई शिकायती आवेदन पत्र दिया? अभी तो आवेदन, मैं सीधा आदमी, मुझे सोचता हूँ मैं लड़ाई झगड़े चाहता नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि क्यों लड़ाई अच्छी बात नहीं होती, लेकिन इतना परेशान हूँ मैं कि मुझे मजबूरी में अब आवेदन देना पड़ेगा। अगर कोई घटना होती है तो इसके मुझे तो उन पर ही शंका है, और कोई मेरा आज तक मैंने छोटी सी भी रिपोर्ट या मेरे खिलाफ़ कोई शिकायत नहीं है किसी थाने में भी। अगर कोई से देखा जाए, मैं आतन मुलजिम थोड़े ही हूँ। मैं इन लड़ाई झगड़ों से बहुत ही दूर रहता हूँ, लेकिन मुझे झूठा फंसा के ज़बरदस्ती जेल की सैर करवा दी। मेरी इज्जत इतनी ख़राब हो गई है इससे कि मैं समाज में बड़े शर्म के साथ जी रहा हूँ। तो जैसे आज आप पे केस लग गया है और आगे वो क्या गतिविधि करते हैं, तो जैसे आप थाने में गए, थाने में जिस तरह से पुलिस का रवैया था, उसके बाद आपको जेल भेज दिया गया। जेल के बाद जब बात पहुंचती है कोर्ट में, तो आज कोर्ट के जो फैसले से आप क्या लगता है कि कानूनी प्रक्रिया और कोर्ट की प्रक्रिया में कितना फ़र्क समझते हैं आप? कोर्ट पे तो पहले भी भरोसा था, क्योंकि आज के समय में कोर्ट के सिवाय तो कुछ है नहीं है, लेकिन कोर्ट में आज भी इंसाफ होता है। लेकिन पुलिस पे भरोसा तो कम रह गया है, आम लोगों का भी भरोसा कम रह गया है पुलिस पे। पुलिस वालों को आप कैसे भी दिल की बात अगर पूछोगे तो पुलिस वाले को बदनामी बताएंगे। कुछ उनको सुधार करना चाहिए। ऐसी अगर पुलिस ऐसी नहीं होती, आर्मी वालों को लोग क्यों बुरा नहीं कहते, पुलिस वाले को क्यों बुरा कहते हैं? ये सोचने वाली बात, दिल से सोचो, किसी से भी पूछ लो एकांत में, या ये तो लाइव वो चल रहा है, लेकिन अगर किसी से भी पूछो तो पुलिस वाले क्यों पैसे लेते हैं, पैसे से क्या काम हो जाता है? इतने ये सुधार होना चाहिए इसमें। पुलिस वालों से जनता डरती है, जैसा कि मैं डरा हुआ हूँ। आज मुझे इतनी परेशानी, आगे भविष्य में मेरे लिए खतरा भी हो सकता है, मेरे बच्चे को भी खतरा हो सकता है। अगर कुछ घटना घटती है तो इसके जिम्मेदार पुलिस वाले और वो विरोधी मेरा हो सकते हैं। तो इस तरह की जैसे आपके साथ घटना हुई, इस तरह से कई लोग हैं प्रताड़ित हैं, तो आगे इस तरह की गतिविधि ना हो और आदमी किस तरह सजग हो, तो उनके लिए आप क्या शब्द कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, भगवान पे भरोसा करें, कानून पे भरोसा करें, अपने पहले से लड़ाई न लड़ें। मजबूरी में कुछ आदमी गलत रास्ता अपनाते हैं, तो इसीलिए गलत रास्ता अपनाते हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिलता। उन्हें न्याय चाहिए, पुलिस उनकी मदद करे तो वो गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। कानून ऐसा नहीं है, कुछ सब लोग गलत नहीं होते, कुछ मजबूरी में भी गलत काम करते हैं। कुछ समय कानून में भी लग जाता है, कोर्ट में भी ज़्यादा चक्कर काटने पड़ते हैं, पैसा भी नहीं होता किसी के पास, तो केस भी हार जाता है पैसे के अभाव में। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब समाज में अच्छी पुलिस को भी अपनी छाप बनानी चाहिए। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, पुलिस वालों ने बहुत गलत किया है, लेकिन कोर्ट ने मेरे साथ न्याय किया। 1 साल के अंदर ही पूरा केस वकील साहब ने
सॉल्व कर दिया, हल कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा परिवार आज शांति की ज़िंदगी जीने लायक थोड़ा बहुत हो चुका है। लेकिन मैं परेशान, बहुत खर्चा हो गया है मेरा, इसमें परेशानी बहुत हुई है मुझे। घर पूरा मकान मेरा सिटी में था, कोई मकान में नहीं रहने दे रहा मुझे अभी भी। और वहाँ रहते हैं तो डराता धमकाने की कोशिश, डर लगा रहता है हमें, शांति से हम रह नहीं पा रहे हैं। तो ये हैं हमारे साथ में मुरारी लाल जी, जो कि ग्वालियर में निवास करते हैं, मुराना थाना अंतर्गत। तो प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन, वो किस तरह से आज कार्य कर रहा है और किस तरह से ये कार्य करते रहेंगे, तो ये मुरारी लाल जी के मुख से हमने ये जाना। तो समस्या ये होती है कि कहीं ना कहीं जाके प्रशासन इस तरह के कार्य करता है, जो एक आमजन होता है वो कहीं ना कहीं जाके हताश हो जाता है और ऐसे जाके कार्य करने लगता है जो कि वास्तविकता में नहीं करना चाहिए। जो कि मुरारी लाल जी एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और एक मीडियम वर्ग के परिवार से बिलोंग भी करते हैं, साथ में ग्वालियर में निवास है, स्वयं का निवास है। उन्होंने हार ना मानते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ खड़े होने का प्रयास किया और आज कोर्ट के माध्यम से आज इनको इंसाफ मिला है और कोर्ट के इंसाफ से काफ़ी खुश भी हैं और उनको धन्यवाद भी ज्ञापन कर रहे हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं जाके जो पुलिस प्रशासन की नकारात्मक सोच के साथ किए हुए कार्य का विरोध भी कर रहे हैं और सभी से विरोध करने के लिए आग्रह भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हम पुलिस प्रशासन जिस तरह से कार्य कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आज समाज में निगेटिविटी, नकारात्मक सोच के साथ देखा जा रहा है पुलिसकर्मियों को। तो क्या कारण है जिसकी वजह से इस तरह के लोगों के मन में विचार आ रहे हैं और क्या कार्य को कर रहे हैं जिसके लिए विरोध में लोग खड़े हो रहे हैं? क्या पुलिस प्रशासन अपने रवैये को बदल नहीं सकती, या पुलिस प्रशासन के द्वारा किए हुए कार्यों को किस तरह से परिवर्तन किया जाता है, ये वरिष्ठ अधिकारियों को सोचने और संज्ञान लेने की बहुत ज़रूरत है। तो मैं सुरजीत राजावत इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करता हूं और वीडियो आपको अगर अच्छे लग रहे हैं, हमारे द्वारा सकारात्मक सोच के साथ जो कार्य आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।